हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने एक डाइवर्टर को इंस्टॉल किया है पावर लाइंस के ऊपर। जो उस डाइवर्टर का नाम है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। देखो क्या होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे बड़े जानवर जब क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं तो रात के समय में ये बिजली के जो तार हैं उनको नहीं दिखाई देते और उनमें उलझकर उनकी डेथ हो जाती है, जिससे उनकी पॉपुलेशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने फायरफ्लाइज बर्ड डाइवर्टर को इंस्टॉल किया है इन फायर लाइंस के ऊपर, ताकि रात में ये रिफ्लेक्टर के लिए काम करे इन बड़ी स्पीसीज के लिए और उनकी पॉपुलेशन को सेव किया जा सके। ये देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट, उसमें मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। मतलब इसकी जो संख्या है वो काफ़ी घटती जा रही है। ये हैवीएस्ट बर्ड होता है जो उड़ान भरते हैं उनमें से, और ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसमें काफ़ी पाया जाता है, इसीलिए राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन को, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडाउन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर इनको राजस्थान का ये मतलब बर्ड डिक्लेयर किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अब हम देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के बारे में। देखो ये न्यूयॉर्क की है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है मतलब, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1895 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमने इस आर्टिकल के बारे में देखा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है UK में, और बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस स्ट्रेन है। इसीलिए इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, जो जहाँ पर UK से लोग आए हैं, उनकी जांच की गई और उसमें 20 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसीलिए एयरपोर्ट्स पर RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के है। एक्स ऑफिशियल्स ने PM को एक लेटर लिखा है, ओपन लेटर, और उसमें बोला है कि आप सेंट्रल विस्टा प्लान का रिव्यू कीजिए। अब ये सेंट्रल विस्टा प्लान क्या है? हमारे संसद भवन को नए तरीके से बनाना, वो है सेंट्रल विस्टा प्लान। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की, देखो 2026 में डिलिमिटेशन होना है, मतलब सीटों की संख्या बढ़नी है। लोकसभा में वर्तमान समय में सीटें हैं 552, जो इंक्रीज होकर 888 होंगी, और राज्यसभा में सीटें हैं वो 384 सीटों के लिए राज्यसभा का नया भवन बनाया जा रहा है, और जॉइंट सिटिंग 1224 लोग एक साथ बैठ सके, दोनों सदनों के लोग, इतनी व्यवस्था की जा रही है सेंट्रल विस्टा प्लान में। तो एक्स ऑफिशियल्स ने बोला है कि इस वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी नुकसान होने वाला है, इसलिए आप कम से कम एक बार इसको रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो NIA को लेकर के है। NIA जुंड अल अक्सा सीरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसके बारे में एक सर्च ऑपरेशन, एक केस हुआ था, उसके बारे में सर्च ऑपरेशन कर रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है NIA। 2008 में 26/11 हमला हुआ मुंबई में, उसके बाद में टेररिज्म से निपटने के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है लेओपार्ड से लेकर के है। देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि भारत में लेओपार्ड की जो संख्या है वो 12,852 है, जिसमें से 3387 लेओपार्ड केवल और केवल वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वेस्टर्न घाट। कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पूछ लेंगे कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की गई है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो बात की गई है सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये कर्नाटका में है। इसके अलावा बात की गई है बन्नेरघाटा नेशनल पार्क की, ये भी कर्नाटका में है। और भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, तो हमें कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी फ्लोरा फोना पाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। देखो जो ये लेओपार्ड है वो IUCN की वनरेबल लिस्ट में आता है, और इसके कंजर्व के लिए काम किया जा रहा है। जो हमारी टाइगर स्पीसीज है उसी का एक पार्ट है लेओपार्ड।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डाटा आए हैं, उसमें ये बोला है कि इंडिया को अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे तो देखो अभी 22 राज्यों के लिए डाटा आए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि 17 राज्यों में जो पॉपुलेशन पहले थी उससे कम हुई है, मतलब मदर्स की एवरेज अगर बात करें तो 2.1 चिल्ड्रन पर वीमन या फिर उससे भी कम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 14 से 17 स्टेट्स में ये डिक्रीज दिखा गया है फर्टिलिटी रेट का। तो इसके लिए ये बोला गया है कि इंडिया को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस पर काम करे, इंडिया किस पर काम करे, मतलब कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पर ज़्यादा काम करने की इंडिया को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो फॉरेन पेज से है। देखो, यूके में जो वायरस स्ट्रेन मिला है वो काफ़ी परेशान करने वाली बात है, काफ़ी ही वेरिएंट है पहले जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन मिला था उससे। और ये बोला जा रहा है कि देखो यूके में जो मिला है ना, जो स्ट्रेन मिला है उसकी ट्रांसमिसिबल जो पावर है वो काफ़ी है, 40 से 70% तक या फिर उससे भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो WHO ने अपने सदस्य देशों की एक मीटिंग बुलाई है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन रखा गया था और ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है WHO का। तो ये हमारे लिए WHO इम्पोर्टेंट हो गया। देखो वहाँ पर एक फाइजर वैक्सीन भी बनाई जा रही है, लेकिन अब देखा जाएगा कि जो नया स्ट्रेन आया है उसके ऊपर ये वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी, या जिनको इसका दिया जाया डोज दी गई है उनके ऊपर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है जो कितना इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो UN ने बोला है, किसको? US को। UN राइट एक्सपर्ट ने बोला है US को कि आप जूलियन असांजे को पार्डन कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जूलियन असांजे। देखो जूलियन असांजे ऑस्ट्रेलियन एडिटर, पब्लिशर और एक्टिविस्ट है। 2006 में जूलियन असांजे ने विकिलीक्स की स्थापना की थी और 2010 में इसने क्या किया था? जूलियन असांजे ने अपनी विकिलीक्स के ऊपर US की जो आर्मी के कुछ डाटा लीक कर दिए थे, उसके बाद में US ने इसके ऊपर कुछ बैन और सैंक्शन लगाए थे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो नेपाल से लेकर के है। देखो नेपाल में पहले मोनार्की था, 2015 के लगभग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी आती है। लेकिन वहाँ के जो PM है KP ओली, वो डेमोक्रेसी को भी एक तरीके से मोनार्की में चेंज करना चाह रहे थे। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसके तहत वो सारी की सारी पावर जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है उन पर अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ PM की सलाह से हो सके, PM ही कर सके। तो एक तरीके से वो डेमोक्रेसी को भी मोनार्की में चेंज करना चाह रहे थे। तो उनके जो अलाइज थे उन्होंने बोला कि आप इस ऑर्डिनेंस को पास लो, वापस लो, विड्रॉ करो। तो KP ओली ने क्या किया कि पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व करने के लिए बात बोल दी और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी, उन्होंने इस बात पे क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि देखो नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है उसके जो अलाइज है उन्होंने अपना मतलब विभाजन होना उसमें ये माना जा रहा है। उसके जो प्रचंड हैं, पहले जो यहाँ के PM थे वो अपना जो गुट पहले KP ओली के साथ मिला हुआ था, अब वो चाह रहे हैं कि उनका अलग से पार्ट हो जाए, क्योंकि KP ओली डेमोक्रेसी को भी मोनार्की में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी यहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुआ था, काफ़ी स्ट्रगल चला था। मधेसी कम्युनिटी है, उन्होंने काफ़ी क्या किया था, जो नेपाल का जो डिवीज़न हुआ था उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने विवाद किया था कि आप इस तरीके से नेपाल का डिवीज़न कर रहे हो कि मधेसी कम्युनिटी कभी भी मेजॉरिटी में ना आ सके, उसकी सीट्स आ ही ना सकी।
देखो ये जो मधेसी कम्युनिटी है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसके इंडिया से बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के लोगों से। इसीलिए अगर मधेसी कम्युनिटी वहाँ पर हेड ओवर करती है, पावर में आती है, तो इंडिया के साथ में जो लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे। मधेसी जो है वो नेपाल से रिलेटेड रखते हैं, रोहिंग्या म्यांमार और सिंगलीज कहाँ से, सिंगलीज संबंध रखते हैं श्रीलंका से। तो ये कुछ कम्युनिटी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो नेपाल के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। एक तो कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन है, और वर्तमान में जो उनके यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पैदा हुआ है, तो एक तरीके से उनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, WHO, IUCN, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।